मैं फैक्ट्री से 5 बजे घर आ गया, अपना रेवड़ी और गजक का थैला उठाया और माँ से कहने लगा, आज मैं 12-1 बजे ही घर आऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठंड में लोग ज़्यादा रेवड़ी और गजक, गुड़ की पट्टी खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं रात गए देर तक घर से बाहर रहता था। फिर एक सड़क के किनारे आकर बैठ गया, जहाँ पर मेरी तरह और भी छोटे बच्चे कुछ न कुछ बेचने के लिए बैठे हुए थे। मेरा रोज़ का काम था, कुछ पैसे मिल जाते, यूँ घर का गुजारा करने में थोड़ी आसानी होती थी। जब मैं रेवड़ी और गजक की पटरी लगाता था, क्योंकि शायद सर्दी की वजह से लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। शहर में हर तरह ठंड का कोहराम मचा हुआ था। थोड़ी बहुत रेवड़ी और गजक मेरी बिक्री हो गई, लेकिन रात के 12 बज गए थे। अभी तक मैं घर नहीं गया था। मुझे खाने पीने का भी कोई होश नहीं होता था। रोज़गार की फ़िक्र थी। फिर मैंने अपने छोटे कीपैड फ़ोन में टाइम देखा, 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब मुझे घर चले जाना चाहिए था। रात का फैला खौफनाक सन्नाटा बार बार मुझे घर जाने पर उस्का रहा था। फिर मैं पैदल घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दूर पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह सर्दी से बुरी तरह से कांप रहा था। इतनी तेज़ सर्दी में उसके पास कोई गर्म चादर तक नहीं थी। मुझे बेहद दुख हुआ। मेरा घर तो पास में ही था और आने वाला भी था। ऐसे में मैं उस बूढ़े आदमी को इस सर्दी से कांपता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता था। फिर मैं उसके पास गया और कहने लगा, अंकल जी, आपको ठंड लग रही होगी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो वह कांपती हुई आवाज़ में कहने लगा, बस बेटा, मैं तो रोज़ाना ही यहाँ बैठता हूँ, मेरा यही ठिकाना है, लेकिन आज रोज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए बस सुकून नहीं मिल रहा। तभी मैंने अपने ऊपर ओढ़ी हुई शॉल उतार कर उस बूढ़े के कंधे पर उड़ा दिया। अब उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी। वह मुझे आशीर्वाद देने लगे। फिर मैंने अपनी पन्नी में से गरम गरम रेवड़ी और गजक निकाला और पन्नी में लपेटकर अंकल जी के हवाले किया। रेवड़ी देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, बहुत आराम मिला मुझे, अब तुम भी घर जाओ, इतनी सी उम्र में इतना सारा मेहनत कर रहे हो। वो मेरी तारीफ भी कर रहे थे। फिर मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरा नाम पिंटू है, मैं 15 साल का कम उम्र का लड़का था। पापा की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले ली थी। मुझसे छोटे और भाई बहन थे। मेरी विधवा माँ की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर एक खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगा। मैं सुबह उठकर उस फैक्ट्री में जाता, वहाँ पैकिंग का काम करता। फैक्ट्री की छुट्टी 2 बजे तक हो जाती थी, मैं घर आ जाता। उसके बाद मैं सीजन में कुछ न कुछ छोटा मोटा काम कर लेता। इस तरह से कुछ मुनाफा मुझे मिल जाता था और घर के खर्चों में काफ़ी मदद मिल जाती थी। इस बार तो सर्दी ने बिल्कुल कोहराम मचा रखा था। मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था। सर्दी ऐसी थी जैसे खून जमाने वाली थी, लेकिन अगर मैं ना कमाने जाऊं तो घर कैसे चलेगा? यही सोचकर उन सर्दियों में भी रोज़ाना अपनी रेवड़ी और गजक की पन्नियाँ उठाकर सड़क के किनारे पटरी पर बेचने जाता था। किराए का घर था और फैक्ट्री का मालिक थोड़ी सैलरी देता था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करवाता था। इतने कम पैसों में भला मेरे घर का गुजारा कैसे होता? अभी तक तो छोटे बहन भाई भी एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। उनके भी अलग खर्चे थे, लेकिन फिर भी बस किसी तरह से वे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह वह भी सड़कों पर घूमकर परेशान होए, इसलिए मैं कोई अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता था जिससे मेरा घर अच्छे से चल सके। मेरी माँ एक अच्छी औरत थी और पापा के गम में बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ बाहर निकल कर काम करे, जबकि मेरी माँ कहा करती थी कि तुम्हारे कमाने की उम्र नहीं है, इसलिए मैं किसी बंगले या कोठी में घर का झाड़ू पोछा कर लिया करूँगी। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, कहने लगा कि मेरे होते हुए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं सड़क के किनारे रेवड़ी और गजक को बेचा करता था, जहाँ पर लोगों का भीड़ होता था। फिर वहाँ से गुजरकर जिस सड़क से घर वापस आ रहा था, वहाँ का इलाका बिल्कुल सुनसान था। अक्सर लोगों का कहना था ये जगह भूत प्रेतों से भरी हुई है, क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन फिर उस पर बुलडोज़र फेर कर यहाँ बड़ा सा मॉल बनाया गया था। लेकिन वह अधूरा था, क्योंकि बनाते समय वहाँ पर दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से वह अधूरी रह गई थी और खाली था। रात को कभी कभार मेरी नज़र उस पर जाती तो मुझे एक डर महसूस होता था, लेकिन टाइम और हालात ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया था, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों से मैं डरता नहीं था। लेकिन आज उसी रास्ते से आते हुए मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी थी, जो सर्दी की वजह से कांप रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया और मैंने अपनी मोटी चादर उसके हवाले कर दी, जो मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी। फिर दूसरी रात जब मैं उस रास्ते से जा रहा था,
तो मुझे वही बूढ़ा आदमी फिर से बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वह हालात से परेशान होकर एक मजबूर बूढ़ा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। रोज़ाना की तरह मैंने उसकी मदद की, उसके पास बैठकर बातें करने लगा। अंकल जी, आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे सवाल पर वो बहुत गम में हो गया और मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं खुद ही अपने परिवार को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कोई मेरी बात नहीं मानता था। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं बहुत सुकून में हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं समझ गया कि उनके अपनों ने ही उन्हें ठुकराया है। मैं रोज़ाना ही फिर उनकी मदद करने लगा। कभी उनके लिए घर से खाना लेकर आता, तो कभी गरम गरम गजक और गुड़ पट्टी उन्हें खिलाता। हम दोनों की बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी थी। फिर एक दिन अंकल जी मुझसे कहने लगे, बेटा तुम इतने इतने घंटे तक सड़क पर काम करते रहते हो, मामूली पैसे कमाते हो। मेरा एक राय मानो, यहाँ से दूर एक जंगल के पीछे बहुत बड़ी बस्ती है। वहाँ के लोग ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। तुम वहाँ जाकर ये सब बेचा करोगे तो तुम्हें अच्छे मुनाफे मिल जाएंगे। वह कौन सी बस्ती की बात कर रहा था, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था। लेकिन अंकल जी का एक्सपीरियंस कहता था कि उन्हें हर चीज़ की परख है। वह समझते हैं कि यहाँ पर मेरा रोज़गार ज़्यादा नहीं चल सकेगा, इसलिए मुझे उनकी बताई हुई जगह पर जाकर अपनी रेवड़ी और गजक बेचनी चाहिए। फिर उनके कहने पर मैं शाम को उस जंगल से होता हुआ उस बस्ती के तरफ जाने लगा। ये बहुत खतरनाक रास्ता था, लेकिन ज़्यादा पैसों के चक्कर में मैं हर मुश्किल पार करने को तैयार था। इसलिए अपना सारा सामान उठाकर उस बस्ती में पहुंच गया। वहां जाकर तो हैरान रह गया। बस्ती में खूब भीड़ भाड़ चहल पहल थी। रात के टाइम यहाँ मेले जैसा खूबसूरत नज़ारा था। खूबसूरत बच्चे, लंबे लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़कियाँ इधर से उधर फिर रही थी। उनका ऐसा माहौल देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हैरानी की बात ये थी कि पहले कभी भी ऐसी जगह पर मैं नहीं आया था। मैं भी इस जगह पर खड़ा होकर अपनी रेवड़ी और गजक बेचने लगा। मैंने देखा, पास से गुजरती एक लड़की ने मुझे बड़े गौर से देखा। वह पटरी पर रखी गजक और रेवड़ी को बड़े गौर से देख रही थी। फिर कहने लगी, ये कहाँ से लाए हो और ये क्या चीज़ है? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी भी आई। वह गजक और रेवड़ी जैसी चीज़ों से अनजान थी। मैं उसे कहने लगा, ये रेवड़ी और गजक है, अगर कोई भी एक बार खाए तो बार बार खाने का मन करेगा। एक एक बार इसे खाकर देखो। फिर उसने जैसे ही ये गजक और रेवड़ी खाई, उसका स्वाद चख कर बहुत खुश हुई। उसने बहुत सारी गजक और रेवड़ी ले ली। वह कुछ देर बाद अपनी दूसरी सहेलियों को भी बुलाकर ले आई थी। उन सब ने मुझसे रेवड़ी और गजक खरीदे। देखते ही देखते बस्ती के सारे लोग मेरे आसपास जमा हो गए। उस दिन मेरा पूरा का पूरा सामान बिक गया था। अंकल जी का एक्सपीरियंस ठीक ही कहता था। यहाँ आकर मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। फिर मैं वापस आने लगा तो एक आदमी कहने लगा, अब रोज़ाना यहाँ पर गजक और रेवड़ी बेचने आया करो, क्योंकि हमें ये बहुत पसंद आई है। मैं खुश हो गया। घर आकर सारे पैसे माँ के हाथ पर रखे तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। वैसे भी मुझे फैक्ट्री की सैलरी के पूरे महीने इंतज़ार करना पड़ता था और वे बहुत थोड़े पैसे होते थे। माँ कुछ परेशान लग रही थी। मैं उनकी परेशानी की वजह पूछना चाहता था, लेकिन थकान की वजह से आंखों में नींद इतनी समा गई थी कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। तो माँ दबे दबे शब्दों में कहने लगी, बेटा, बराबर वाला पड़ोसी कह रहा था कि लगता है तुम्हारी कच्ची दीवारें अब की बारिश में नहीं टिक पाएगी, इसलिए उनकी थोड़ी मरम्मत करवा लो। बेटा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। माँ के चेहरे पर परेशानी देखकर मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। सच में मैं इन सब के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। ये घर मेरे नाना का बनवाया हुआ था। मेरे पापा ने भी उस पर कोई खर्चा नहीं किया था, इसलिए उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी। फिर मैंने दिल में सोचा, अब मैं जल्दी जल्दी कमाकर पैसे जमा करवा कर, ताकि बारिश आने से पहले अपने घर को ठीक करवा लूँ। हर साल आने वाली बारिश में घर की छत टपकती रहती थी। फिर पूरा दिन फैक्ट्री का काम करता रहा, मालिक की झाड़ सुनता रहा। मेरे जैसे दो और कम उम्र के बच्चे थे, वह भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। वह नन्हे से थे, इसी वजह से उन्हें काम की समझ नहीं आती थी। लेकिन मैं काफ़ी पुराना हो गया था। अब मालिक की डांट टपट सुनने की मुझे आदत पड़ गई थी। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं घर आया। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही रेवड़ी और गजक खरीद ली थी। फिर उसे लेकर बेचने के लिए सड़क किनारे चल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे वो बूढ़े अंकल बैठे हुए नजर आए। फिर मैं उन्हें खुशी खुशी बताने लगा कि आपकी बात मानकर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरी सारी रेवड़ी और गजक हाथों हाथ बिक गई है। वे कहने लगे, बस्ती के लोग रोज़ाना तुमसे ये रेवड़ी और गजक लेंगे। इस तरह से तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे, इसलिए तुम वहाँ जाना मत भूलना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमेशा तुमने रात के 11 बजे ही वहाँ जाना है। इससे पहले जाओगे तो तुम्हें बस्ती में सिर्फ सन्नाटा मिलेगा और कुछ नहीं।
इस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। शायद मैं ज़्यादा गौर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अंकल जी से कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब तो वहाँ जाना मेरा रोज़ का काम बन गया था। बस्ती बहुत छोटी थी, लेकिन लगता था ये लोग बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि उनके कपड़े बहुत कीमती और खूबसूरत होते थे। अपनी ज़िंदगी बड़ी सुख में जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा, सुनो लड़के, मैं यहाँ किसने भेजा है? क्योंकि हर कोई हमारी बस्ती में नहीं आ सकता, ज़रूर तुम्हें किसी ने यहाँ भेजा है। गौर से मेरे चेहरे को देख रहा था। मैं उसकी बात सुनकर डर गया। फिर घबराते हुए कहने लगा, जी, मुझे यहाँ का पता एक बूढ़े आदमी ने बताया था, लेकिन मैं यहाँ आकर खुश हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो मेरी हर चीज़ खरीद लेते हैं। वह नौजवान मेरी बात सुनकर चौंक गया। फिर कहने लगा, अच्छा, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को यहाँ पर ला सकते हो? अगर तुम यहाँ पर ले आए तो मैं तुम्हें एक दिन में ही इतना मालो माल कर दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। याद रखना, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना। बस किसी तरह से तुम उसे कहना कि आप मेरे साथ उस बस्ती में चलो। वो मुझे हर बात समझा रहा था। मैं हैरान था, आखिर वो मुझसे ये सब क्यों करवा रहा था? वह खुद भी तो जाकर उस आदमी को अपने साथ लेकर आ सकता था। लेकिन फिर मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं उन्हें अपने साथ ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम दो, ताकि मैं उनको राज़ी कर सकूँ। ये कहकर वह नौजवान कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे पास बस 5 दिन का टाइम है। उन्हें लेकर यहाँ ज़रूर आना होगा, वरना हम तुम्हें यहाँ कदम रखने नहीं देंगे। ये कहकर वह चला गया। लेकिन पीछे से मेरे चेहरे पर परेशानी आ गई थी, क्योंकि उस बस्ती में आने के बाद मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। 4 पैसे जमा करने में कामयाब हो गया था। मैं चाहता था कि किसी तरह अपना घर दोबारा से मरम्मत करवा लूँ। बारिश आने के बाद हमें कोई परेशानी ना उठाना पड़े। लेकिन अगर मैं इस बस्ती में आना छोड़ देता हूँ तो फिर ये सब नहीं कर पाऊँगा। आजकल इतनी महंगाई में कोई किसी को उधार भी नहीं देता। और फिर मैं तो एक छोटा बच्चा था, मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी कोई मुझ पर भरोसा करके मुझे 4 पैसे देता। फिर दूसरे दिन मैं अपना परेशान चेहरा लिए फैक्ट्री पर काम करने चला गया। लेकिन दिमाग में बार बार यही सोच आ रहा था कि मैं अंकल जी को ज़रूर मना लूँगा, मेरे साथ उस बस्ती में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही सोचकर एक आस लेकर अंकल जी के पास आया था। रात के 12 बज रहे थे। आज मैं बस्ती में भी नहीं गया था, बल्कि दिल में ये सोचा कि मुझे अपना नुकसान बर्दाश्त होगा, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ उस बस्ती में नहीं जाऊंगा। वैसे भी उन्होंने मुझे 5 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने जैसे मेरे चेहरे की लकीरें पढ़ ली थी। वह गौर से मेरे चेहरे को देखे जा रहे थे। फिर कहने लगे, तुम इस बात पर मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी? असल में उस बस्ती में जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर मैं वहाँ गया, वह कभी भी मुझे यहाँ वापस आने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ बाकी की ज़िंदगी में यहीं पर रहकर बिता दूँ। लेकिन मुझे उनकी बात पर हैरानी हुई। मैं कहने लगा, अंकल जी, वे तो आपकी बहुत इज्जत किया करते हैं, बड़े प्यार से आपको वहाँ वापस बुलाना चाहते हैं, और आप हैं किस तरह इस पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, ना ही यहाँ पर कोई आपका मदद करने वाला है। आखिर आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने देखा वह किसी गहरी सोच में खो गए। फिर वह गौर से मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगे, इसके पीछे एक गहरा राज है। मैं इतने दिन से तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आखिर मैं कौन हूँ? अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझसे डरने लग जाओगे। कैसा डर अंकल जी? भला मैं आपसे क्यों डरूंगा? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर कहने लगे, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा मासूम बच्चा नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे पर जितनी फिक्र, अपनों के लिए परेशान रहते हो, इतनी सी उम्र में भी कंधों पर पूरे परिवार का बोझ उठाया हुआ है। तुम्हें ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैंने भी अपनी पूरी बस्ती का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। मैं उस बस्ती का सरदार हूँ। उनकी बातों ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। अगर वे उस बस्ती के सरदार हैं तो फिर इस तरह भिखारी के रूप में यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। वह कुछ देर चुप मुझे देखते रहे। फिर कहने लगे, ये बहुत बड़ा राज है। वह बस्ती जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, इस दुनिया में किसी और इंसान को वह बस्ती दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि ये ताकत मैंने तुम्हें दी है। उस बस्ती में रहने वाले लोग सिर्फ तुम्हें दिखाई देते हैं और तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। वह देखो, सामने से वह आदमी जा रहा है। उसने सिर्फ तुम पर निगाह डाली, मुझ पर नहीं। क्योंकि मैं उसे नज़र नहीं आ रहा, मैं उनकी बातों को सुनकर जल्दी से उसे चलते हुए आदमी पर अपनी नज़र दौड़ाई तो सच में उस आदमी ने सिर्फ मुझे देखा और मेरे साथ बैठे हुए उस बूढ़े आदमी पर नज़र भी नहीं डाली थी। लेकिन मैं इस बात पर उलझ गया था, ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनकर वे ज़ोर ज़ोर से हंसे। फिर कहने लगे, ये बात तब समझ में आएगी, तब मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगा
और ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, तुम्हारे सामने बैठा ये बूढ़ा एक अच्छा जिन है और वह पूरी बस्ती जिनों का है और मैं वहाँ का सरदार हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरे चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। मैं बेयकीनी से उन्हें देख रहा था, फिर कांपते हुए बोला, आप मजाक कर रहे हैं, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाए, फिर कहने लगे, मेरे बच्चे, ये मजाक नहीं, मैं एक जिन्नात हूँ, उसी बस्ती से आया हूँ और इंसानों की दुनिया में भटकता फिर रहा हूँ। असल में उसी बस्ती का सरदार था, लेकिन उन बस्ती वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैंने वह बस्ती हमेशा के लिए छोड़ दी। अब मुझे यहाँ पर सुकून है, वरना मैं अपनी ज़िंदगी अपनी बस्ती में रहने वाले जिन्नातों के लिए कुर्बान करना चाहता था। तो आप इस इंसानी दुनिया में क्यों आए? अब मेरे होठों पर सवाल था। बूढ़ा आदमी तो मुझे कहीं से भी जिन्नात नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि जिन्नात बहुत डरावने होते हैं। अगर इंसान उनका असली रूप देख ले तो बेहोश हो जाए, जबकि ये इंसानी रूप में मेरे सामने बैठा था। मैंने देखा था उनके चेहरे पर उदासी आ गई। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे, मैं उस बस्ती में सरदार था, सब लोग मुझे बहुत इज्जत करते थे। मैंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, मैं तुम्हारे सामने एक बूढ़ा बनकर बैठा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं एक जवान जिन्नात हूँ। मैं बस्ती को अपने हिसाब से चला रहा था, लेकिन अचानक ही एक दूसरा जिन्नात जो मेरे बचपन का दोस्त था मुझसे जलने लगा। मैं नहीं जानता था कि वह सरदारी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उस बस्ती के सारे जिन्नात साथ मिलकर मुझे कमज़ोर करना शुरू कर दिया और मेरे अंदर ये कमज़ोरी उन सभी के द्वारा किए गए जादू की वजह से आ रही थी। मैं नहीं जानता था कि मेरे घर में रखा हुआ पानी किस तरह ख़तरनाक है। जो जहरीला पानी था वो हर दिन मैं पी रहा था और उस पानी को रखने वाला वो मेरा दोस्त ही था। उसने दोस्त बनकर मेरे पीठ पर वार किया, लेकिन जब तक मुझे इस बात का पता चलता बहुत देर हो गई थी। अब मैं इस काबिल नहीं था कि बस्ती के समस्याओं को संभाल पाता, लेकिन मुझे अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी और जवानी के दिनों में ही मैं इस तरह कमज़ोर कैसे पड़ सकता था। फिर सारी बस्ती के लोग कहने लगे, अब तुम सरदारी के लायक नहीं रहे, इसलिए हमें किसी और को सरदार बनाना चाहिए। और यही तो मेरा दोस्त चाहता था, इसलिए उसने सरदारी के लिए अपना नाम दे दिया। लेकिन ये हकीकत मुझ पर खुल गई कि उसने ही मेरे साथ ये सब किया था। अब मैं ये जख्म कैसे सह पाता, इसलिए मैंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप इंसानों की दुनिया में चला आया और कमज़ोर होने की वजह से एक बूढ़ा बनकर सड़क पर रहने लगा। सड़क के किनारे मैं तुम्हें रोज़ बैठा हुआ नज़र आता हूँ। हकीकत बात तो ये थी कि मैं अपना गम किसी से बांटना चाहता था। मुझे यहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन तुम एक दिन यहाँ से गुजर रहे थे, तो तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और परेशानी ने मुझे तुम्हारी तरफ आने पर मजबूर कर दिया। मेरे बस्ती के सारे जिन्नात बहुत मेहरबान हैं। अगर कोई दुखी आदमी वहाँ से गुजरे तो वे उसकी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज़ हो गया था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि हमेशा के लिए मैं इंसानों की दुनिया में चला जाऊँगा, वापस कभी भी जिन्नातों की बस्ती में नहीं आऊँगा। लेकिन अब लगता है मेरे दोस्तों को इस बात का एहसास हो गया है, जभी तो वह तुम्हारे ज़रिए मुझे वापस बस्ती में बुलाना चाहते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वह अटल शब्दों में ये सब कुछ कह रहे थे। मुझे दुखी भी हुआ कि उनका दिल दुख से भरा हुआ है, तभी तो ये परेशान नज़र आ रहे थे। फिर मैं झिझकते हुए कहने लगा, अंकल जी, आप अपने दोस्त को माफ़ कर देना, आखिर उनसे गलती हो गई है, अब वह आपको वापस बुलाना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गए और कहने लगे, हरगिज़ नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर वह मुझे एक बार कहता कि मुझे सरदारी लेनी है तो मैं उसे दे देता, लेकिन उसने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे जहरीला पानी पिलाया। वह हमारे जंगल की जहरीली जड़ी बूटियों का पानी होता है। मुझे नहीं लग रहा था ये अंकल जी अपने दोस्त को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताता कि उनके दोस्त सरदार ने मुझसे उस बस्ती में आने से साफ मना कर दिया है। अब मैं कभी भी उस बस्ती में नहीं जाऊंगा। मैंने सोच लिया था मैं अंकल जी की ऐसे ही मदद करता रहूँगा। यही सोचकर बस मेरे दिल में एक उदासी छा गई थी, लेकिन मैंने चेहरे से पता नहीं लगने दिया। फिर मैं अंकल जी से कहने लगा, ठीक है, आपका फ़ैसला अपनी जगह ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए अब मैं उस बस्ती में नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर वे चौंक गए, फिर कहने लगे, ऐसा जल्दबाजी का फ़ैसला मत करो, तुम्हारे तो हालात बदल रहे हैं। बस्ती के सभी जिन्नात तुम पर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, लेकिन फिर भी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये सोचकर मैं घर आ गया। मेरे चेहरे की उदासी माँ ने भी देख ली थी। माँ कहने लगी, क्या हुआ बेटा,
आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अभी तक तो तू बिल्कुल खुश दिखाई दे रहा था, अब तू पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा है। मैं कहने लगा, माँ, लगता है कि हमारे घर के हालात कभी बदलेंगे नहीं, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान से हमेशा लौ लगाए रखना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगले दिन मैंने रोज़ की तरह काम किया और फैक्ट्री पर काम करने के बाद मैं रात को उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर अंकल जी बैठे होते थे। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज वे उस जगह पर मौजूद नहीं थे। तो क्या वह जिन्नात मुझसे नाराज़ हो गया है? ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब मैं उदास होकर घर की तरफ जा रहा था। अभी आधे रास्ते में ही आया था कि अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। जो ही मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया। ये तो वही जिन्नात था जिसने मुझे अंकल जी को लाने को कहा था। एक धोखेबाज जिन्नात, यही उनका दोस्त था जिसने अंकल जी को जहरीला पानी भी पिलाया था। मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन अचानक वो मेरे सामने आया और कहने लगा, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, आखिर तुम उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? फिर मैंने उसे गौर से देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ। तुम एक जिन्नात हो और वे अंकल जी भी एक जिन्नात है, और तुमने जानबूझकर अंकल जी को उनकी बस्ती से निकाल दिया और खुद सरदार बन गए। इसलिए मैं किसी धोखेबाज जिन्नात की मदद नहीं करूँगा। उसने कुछ पल मेरे चेहरे को देखा, फिर कहने लगा, सोच लो, मैं यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। तुम किसी तरह उन्हें वापस बस्ती में आने पर राज़ी कर लो, क्योंकि मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। शायद मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा करके बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं वापस उसको सरदारी देना चाहता हूँ। कल तुम हमारी बस्ती में आना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अगर तुमने उस इनाम को देख लिया तो तुम कभी भी मेरी बात से मना नहीं करोगे। अब वो मुझे इनाम का लालच दे रहा था। मैंने सर झटक दिया, लेकिन जैसे ही घर गया तो माँ परेशान बैठी थी, क्योंकि घर के हालात अच्छे होने के बजाय ज़्यादा ख़राब हो गए थे। क्योंकि जो पैसे मैंने जमा किए थे, उन पैसों से मैंने घर की मरम्मत करवाई थी। अब मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे उस जिन्नात की बात माननी पड़ेगी। जब मैं सड़क के किनारे गजक और रेवड़ी की पटरी लगाई तो किसी ने भी मुझसे कुछ ना खरीदा। जिन्नात की बस्ती में जाता था तो वो मेरे सामान को हाथों हाथ खरीद लिया करते थे। एक बार फिर दिल कह रहा था कि मैं वहाँ जाकर सारे रेवड़ी और गजक बेच दूँ, ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वह जिन्नात समझेगा शायद मैंने लालच की वजह से उस बस्ती में आया हूँ। काफ़ी देर तक यूं ही सड़क किनारे बैठा रहा। जब किसी तरह भी परेशानी का हल नहीं निकला तो मैं उस बस्ती के तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी उस बस्ती में कदम ही रखा था कि अचानक मुझे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी तरह मेरे दोस्त को ढूंढ कर उसे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे चुप देखकर उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर उसने एक छोटा सा बक्सा दिखाए जो जेवरों से भरा हुआ था। उसमें हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, खूबसूरत जेवर रखे हुए थे। मैं हैरान था कि ये सब कुछ वो मुझे देने वाला था। मेरी आंखों में चमक देखकर वह कहने लगा, मैं ये सारा इनाम तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा वही काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तभी उसने मुझे कमरे की खिड़की खोलने को कहा। जैसे ही मैं खिड़की खोली तो सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। वह इतनी खूबसूरत थी जैसे चांद की तरह खूबसूरत आंखें और गोरी चिट्टी रंग, लंबे लंबे बाल। वह लड़की मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। वह जिन्नात मेरे कान में धीरे से कहते हुए कहने लगा, ये जिन जादी है, लेकिन अगर तुमने मेरा काम कर दिया, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। देखो, ये कितनी खूबसूरत है। सच में मुझे उसे देखते ही मोहब्बत हो गई थी। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर ये सारे जेवरात मुझे मिल जाते तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। इसलिए मैं ये काम ज़रूर करूँगा। उस जिन्नात अंकल को वापस इस बस्ती में लेकर आऊँगा। वापस आ गया था। मेरे चेहरे पर एक बार फिर से खुशी आ गई थी। अम्मा मुझे देखते हुए कहने लगी, अजीब पागल लड़का है, कभी इतना परेशान नज़र आता है तो कभी चेहरे पर ऐसी खुशी होती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने माँ का हाथ थामा और कहने लगा, माँ, सच में ही हमें खजाना मिलने वाला है। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मैं बहुत जोश में आ गया था। फिर उसी दिन उस बूढ़े जिन्नात अंकल को तलाश करने लगा, जो एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मेरे सामने आया था। वह तो इतना मेहरबान था, फिर मुझसे नाराज़ होकर क्यों चला गया था? अब मैं दिन रात एक करके उसकी तलाश में था। मैं चाहता था कि वह जल्दी ही मुझे मिल जाए।
इसी वजह से आज मैं फैक्ट्री पर भी नहीं गया था, लेकिन पूरा दिन उसी को तलाश करता रहा। तब एक अनजान सड़क से गुजर रहा था जब मैंने दूर मर्द औरतों की भीड़ देखी। न जाने वहाँ क्या हुआ था, मैं उसी भीड़ में चला गया। देखा तो पता चला कि एक बाबा है। यहाँ पर लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं और उस बाबा से न जाने कौन सा जादू करवाते हैं। मैं भी उस जिन्नात को तलाश करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उस बाबा के पास जाने का सोचा। लेकिन फिर मुझे पता चला ये बाबा सिर्फ पैसे लेकर ये काम करता है। फिर मैं अपनी जेब पर पड़े हुए कुछ पैसों को देखा और यही पैसे देखकर उस बाबा से काम करवाने का सोचने लगा। जैसे ही मेरी बारी आई तो मैं भी घबराया हुआ अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वे कोई और नहीं बल्कि वही जिन्नात था जो बाबा के शक्ल में उस स्थान पर मौजूद था। उसके आसपास खड़े उसके मुरीद मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैं उस जिन्नात से कहने लगा, अंकल जी आप यहाँ। तभी उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत शक्ति है उन्हें इस्तेमाल करके मैं लोगों के हालत बदलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ बाबा बनकर बैठा हुआ हूँ। लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। वो मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे थे। फिर मैं उनकी विनती करते हुए कहने लगा, अंकल जी मुझसे नाराज़ मत हो, लेकिन आप वापस अपने बस्ती में चले जाओ। मैं आपसे यही कहने आया हूँ। अभी मैं उनसे बात ही कर रहा था कि अचानक एक भक्त मेरे पास आया और कहने लगा, चलो लड़के बस बहुत हो गया, अब उठो यहाँ से। क्या अजीब बातें कर रहे हो बाबा साहब से। मुझे उसकी बात पर हैरानी हुई कि उनको ये नहीं पता ये इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात है। तभी वह जिन्नात मेरे कान में धीरे से कहने लगे, उन्हें मेरी हकीकत के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि यही लोग मुझे यहाँ उठा कर लाए थे। मैंने भी फिर उन्हें सच्चाई बताना अच्छा नहीं समझा। इन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ लाकर बिठाया है। तभी से ही ऐसे दुखी आदमियों और औरतों का मेरे पास भीड़ लगा रहता है। अब मुझे भी उनकी परेशानी हल करने में मज़ा आता है, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ और अफसोस भी। किस तरह के लोग हैं। एक बूढ़ा और सच्चा इंसान जानकर उन्हें यहाँ लाकर बिठा दिया गया है। ये भी ना सोचा कि ये बूढ़े के रूप में एक जिन्नात है। मैं फिर भी उस जिन्नात की विनती करते हुए कहने लगा, बस आप मेरी एक बात मानकर वापस बस्ती में चलिए। देखे आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जिन्नात हैरानी से कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई, किस तरह तुम्हारे बस्ती के सरदार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वे लोग चाहते हैं कि आप वापस आ जाए और वे लोग आपको सरदारी देना चाहते हैं, इसलिए तो उसने मुझे आपके पास भेजा है। वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिन्नात को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। फिर वह कहने लगा, लेकिन जड़ी बूटियों वाला जहरीला पानी पीने की वजह से सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। अब शायद मैं कभी दोबारा सरदारी ना कर सकूँगा। तो मैंने उन्हें समझाते हुए कहने लगा, वे सारी शक्तियाँ वापस भी ला सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारे जिन्नात आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यकीन है आप फिर से अपना मुकाम और इज्जत पा सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप हर बुराई का मुकाबला कर पाएंगे। मेरी बात सुनकर वह चुप से मुझे देखे जा रहे थे, फिर एकदम ही उठकर खड़े हुए। पीछे से उनके भक्त उन्हें आवाज़ देते रह गए, ये लड़के तूने क्या किया बाबा साहब के साथ जो यहाँ से नाराज़ होकर जा रहे हैं? मैंने उन्हें मुड़कर देखा और कहने लगा, अगर इस बाबा की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई तो न तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानते भी हो ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। ये सुनकर सारे भक्तों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। वह डर से कांपने लगे थे। तभी उस जिन्नात ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। वह बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर मैंने उनके साथ ही बाहर आ गया। मैं जानता था कि पीछे भक्तों की क्या हालत हुई होगी। उन लोगों ने उन्हें बूढ़ा और सच्चा समझकर बाबा बनाकर उन्हें पूजने लगे थे। वे अपने असली रूप में आ गए। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। वे आगे ही आगे जा रहे थे। फिर खुशी से कहने लगा, आपने मेरी बात मानी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझ पर इतना मेहरबान हो सकते हैं। तो वह जिन्नात कहने लगा, अब मैं इतना भी बुरा दिल वाला जिन नहीं। तुम्हारी बात मानकर अगर तुम्हारी किस्मत मेरी वजह से बदल रही है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी किस्मत बदल लो, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। कितने परेशानी से तुम अपने परिवार को पाल रहे हो। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करना चाहता हूँ। फिर वो मेरे साथ उस बस्ती के तरफ जा रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बात मानकर वे जिन्नात वापस अपनी नाराज़गी ख़त्म करके उस बस्ती में लौट कर जा रहे थे। जैसे ही मैं उन्हें लेकर गया, सामने खड़ा उनका दोस्त उनसे माफ़ी मांगने लगा। कदमों में गिरकर रो रहा था। फिर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी जिसके कारण मैंने ये सब किया।
मुझे माफ़ कर दो। तुम इतने साल से इस बस्ती में सरदारी कर रहे थे, अब मुझे पता चल गया सरदारी करना इतना मुश्किल है और ये मुश्किल काम अब तुम ही करोगे। जिन्नात कहने लगा, लेकिन मेरी सारी शक्तियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त कहने लगा, फ़िक्र मत करो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस लौटा दूँगा। जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ गलत किया उसी तरह अच्छा भी करूँगा और तुम पहले की तरह एक ताकतवर जिन बन जाओगे। उन दोनों को यूं मिलते हुए देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर वह जिन्नात मुझे देखकर कहने लगा, तुमने इस लड़के की मदद करने का वादा किया था, इसी के खातिर मैं इस बस्ती में आ गया हूँ, इसलिए तुम वादे के हिसाब से वह खजाना इसके हवाले कर दो। दूसरा जिन्नात कहने लगा, क्यों नहीं, इसने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे दोस्त को मुझे वापस लौटा दिया है, मैं इसका काम ज़रूर करूँगा। ये कहकर उसने हीरे जवाहरात से भरा हुआ छोटा सा बक्सा मेरे हवाले कर दिया। मेरे चेहरे पर बेहद खुशी आ गई थी। फिर वह खुशी से कहने लगा, अब तुम और खुश हो जाओ कि मैं तुम्हें वह जिनजादी भी दूंगा जो बहुत खूबसूरत है। उसका सुनकर तो मेरी आंखों में चमक आ गया था। अब मैं उस बक्से को लेकर घर आ गया। फिर माँ से कहने लगा, माँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने भगवान को मोह लिया और भगवान ने हम सब पर कृपा की है। सच में ही मेरे हाथ में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। फिर देखते ही देखते मेरी किस्मत ऐसी बदली, लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि मैं एक रेवड़ी और गजक बेचने वाला बच्चा अब जवान होने के बाद मेरा अपना कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। जिस चीज़ की मैंने इच्छा की थी वह सब कुछ पूरा हो गया था। मेरे तीनों छोटे भाई बहन खूब पढ़ाई कर रहे थे, जबकि माँ के लिए मैंने दो दो नौकरानियाँ रखी हुई थी ताकि उनकी सेवा कर सके। मैं अपनी माँ को हर सुख देना चाहता था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत दुख देखे थे। अब मैं 22 साल का हो गया था, लेकिन आज भी उस जिन्नात का चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। कभी कभार दिल चाहता कि मैं पुराने रास्ते पर जाकर देखूं कि आज भी वे जिन्नात उसी बस्ती में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आता कि कहीं वो मुझे भूल ना गए हो, क्योंकि अब मैं जवान हो गया हूँ। मैं उस जिन्नात के सामने एक बच्चे की सूरत में आया था, पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे या नहीं। ये सोचकर मैं अपने आप को रोक लेता था। फिर एक बार घर वापस आ रहा था, जब बीच रास्ते में मुझे सड़क के किनारे खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी। उसने खूबसूरत पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, इतने लंबे लंबे बाल, खूबसूरत इतनी जैसे परी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये तो वही जिन्नात थी। फिर वह मेरे सामने आई और कहने लगी, तुम मुझे भूल चुके होगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी बस्ती में मेरे साथ जाओगे? मैं उसे डर रहा था, लेकिन फिर हाँ में सिर हिला दिया और जैसे ही उस जिन्नात की बस्ती में गया तो वहाँ जाकर हैरान रह गया। यहाँ सब कुछ बदल चुका था। पहले वह बस्ती अलग नज़र आती थी, लेकिन अब उसका नक्शा बदल चुका था। फिर मैं सरदार के पास गया। उस जिन्नात को देखकर मैं हैरान रह गया। वह पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और जवान नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो मुझे देखकर खुश हो गया। फिर कहने लगा, तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं तो जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आया। कहीं तुम जवान होने के बाद मुझे पहचानने से मना कर दो। मैं हैरान रह गया। जो ख्याल मेरे दिमाग में था वही ख्याल उस जिन्नात के दिमाग में भी था। फिर मैं उसे खुशी खुशी कहने लगा कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। क्यों, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी बदली है। आज मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा हूँ। उसने ये सुनकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर धीरे से कहने लगा, क्या तुम्हें वही जिंजादी लेकर आई है यहाँ? देखो, मेरी बात मानो और इसे अपने साथ लेकर मत जाना, वरना ये ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। फिर तुम कभी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वह जिन्नात कहने लगा, मैं एक सरदार हूँ, इसे बड़े आराम से इस बस्ती में रोक सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से उसे साथ लेकर जाओगे तो ये कभी भी हमारी दुनिया में वापस नहीं आ पाएगी, बल्कि ये सोचेगी तुम हमेशा के लिए उसके मालिक बन चुके हो। फिर तुम कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने इशारे से जिन्नात से कहा वह जिनजादी को यहीं रोक ले, लेकिन जिनजादी मेरे साथ आने को मचल रही थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिन्नात ने मुझे जाने का इशारा किया और कहने लगा, मैं सारी समस्याओं को संभाल लूँगा, क्योंकि मैं इस बस्ती का सरदार हूँ। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझसे मिलने दोबारा यहाँ ज़रूर आना। वह मुझे अपने साथ देखकर खुशी महसूस कर रहा था। मैं भी अपने दिल में अजीब सी खुशी लिए घर वापस आ गया। फिर रात को बिस्तर पर लेटा तो उस दिन जादी का खूबसूरत चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ गया। एक तरफ तो वह खूबसूरत थी,
लेकिन दूसरी तरफ उसकी असलियत मैं अच्छी तरह जानता था। वह खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक जिंजादी है। अगर मैं उसे अपने साथ ले आता तो वह हर वक्त मेरे आसपास मौजूद रहती, लेकिन मेरे अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने जिन्नात की बात मानकर हमेशा के लिए उसे वहीं छोड़ दिया था। अब पता नहीं मैं उस जिन्नात की बस्ती में दोबारा जा सकूंगा या नहीं, लेकिन मैं उस बूढ़े जिन्नात को और उस खूबसूरत जिंजादी को कभी नहीं भूल सकूंगा जिसने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। उस जिन ने मुझ मासूम बच्चे की मदद करके उसने बहुत बड़ी नेकी की थी। आज भी मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ, फिर ज़िंदगी में कभी उसको धोखा ना मिले। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।